हे गाइस, अगर आप भी जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा कल जीव विज्ञान का पेपर देने, तो हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। और ये जो हम आपको पहले ही बता दें, ये जो प्रश्न है पूरे रियल पेपर की सेट है। लेकिन हम बता दें कि जो यूट्यूबर कुछ इस प्रकार से यूट्यूब पर पेपर बता रहे हैं ऐसा कि रियल पेपर है और उसी का तुरंत सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो उनका पूरा फेक पेपर है। अगर आपको याद होगा कि जो पीछे के सेट दिए होते हैं कोई भी परीक्षा अध्ययन या गाइड के पीछे, वो उन्हीं सेट को क्या कर रहे हैं कि प्रिंट कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से प्रिंट करवा के आपको निकाल के बता रही है। उसी जैसे असली पेपर पीछे के प्रश्नों का तुरंत बता रहे हैं उसका सॉल्यूशन वो तुरंत इसलिए बना लेते हैं क्योंकि जो पीछे मतलब मॉडल पेपर दिए होते हैं वही प्रश्न वो उठाते हैं, मतलब उसी को रियल पेपर में जैसा बना के और आपको वीडियो में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो पीछे के सेट दिए होते हैं, आप वो प्रश्न पत्र दिए होते हैं गाइडों में, उसमें से कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप भी कोई भी यूट्यूबर इस प्रकार से अगर पेपर बता रहा है कि देखिए ऐसा वैसा ये पेपर है और इसी का सॉल्यूशन बता रहा है वीडियो में, तो फिर हमें आपको बता दो कि भैया ये पूरी तरह से आपके लिए फेक पेपर है। और ये जो पीछे गाइड के पीछे दिया हुआ है वही प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन वो तुरंत वीडियो में इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि जो पीछे दिया होता है कि पेज नंबर 22 का प्रश्न क्रमांक 3 देखिए कुछ इस प्रकार से उत्तर उसमें लिखा होता है, तो वो उसका सॉल्यूशन तुरंत बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, रियल पेपर का सॉल्यूशन बनाने में पूरा 1-2 दिन लगते हैं, वो भी बहुत टाइम लगता है ये रियल पेपर का सॉल्यूशन बनाने में, क्योंकि उसमें नहीं दिया होता है कि कौन से पेज पर क्या दिए हुए हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि पीछे के सेट उठा के वही आपको बताते हैं और आप उससे रियल पेपर समझ बैठते हो। और मुझे पहले पता है कि केमिस्ट्री में उनका कुछ भी नहीं आया था, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे 3-4 वीडियो, उसी में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। बस जिसको मुझ पर विश्वास होगा उसी ने याद किया होगा। मेरी 3-4 सेट मैंने बताए थे 3, तो वो पूरा का पूरे में से पूरे नंबर लेकर आया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेपर आया था वो पूरा का पूरा मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बताए थे 3 वीडियो में, वो पूरे उसी में से फंसे थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मैंने वीडियो बायोलॉजी की पहले ही डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर एक बार वो भी देख लेना और इस वीडियो को पूरा याद करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक वीडियो कल आएगी तो उसे आपको देख लेना है। और ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव ये जो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं पेपर उसमें से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो पीछे के गाइड या परीक्षा दिन पीछे के सेट आपको बता रहे हैं, मुझे पूरा बता है। और पीछे के जो प्रश्न के उत्तर दिए होते हैं कि पेज नंबर इस पर 1 का उत्तर है वो उसी में से बता रहे हैं, वो पूरी तरह से फेक पेपर होते हैं और उसमें से कुछ नहीं आता है। मुझे पता है 1 या 2 प्रश्न ही आते हैं, लेकिन जो हम आपको प्रश्न बताएंगे उसमें से 100% आपको देखने को मिलेंगे। और यदि नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट में आकर हमसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे पास रियल पेपर का सेट ए और सेट सी आ चुका है। अब उसी को मैंने क्वेश्चन देखकर कि दोनों में से कौन से आ रहे हैं सही, और अभी बी और डी नहीं आया है और ई भी नहीं आया, सेट ए और सी आ चुका है। तो उनमें से हमने पूरी क्वेश्चन आपको उठाकर आपको बता रहे हैं, यही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना जाकर पेपर में। और सेट डी के कुछ 2 नंबर के प्रश्न ही आए हैं, वो हम आपको बताएंगे, सभी बताएंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम रितेश कुशवाहा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो नंबर 1 पहला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर तो जीवित रहता है, लेकिन इसमें निषेचन के लिए मतलब लैंगिक जनन के लिए जल में जाना पड़ता है, मतलब जल में होना उसके लिए जरूर अनिवार्य है। उसके बाद हमारा इसी के अथवा में है, शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए, या फिर शैवाल का महत्व भी आ जाए तो आप इन्हीं को 2 लोग लिख देना, काम बन जाएगा। क्योंकि एक सेट में यही प्रश्न आया है, शैवालों का महत्व भी लिखिए, और इसी एक में आया है शैवालों के लक्षण लिखिए। तो आपको क्या करना है कि शैवालों के लक्षण महत्व एक ही बात है, आप लिख सकते हैं इसी को अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर। बस यदि आपका महत्व पूछा जाए तो आपको पॉइंट में डालकर नहीं लिखना है, डायरेक्ट दोनों लिख देना है। जैसे कि पहला है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय करने के लिए मंड यानी स्टार्च के रूप में भोजन को संचित किया जाता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममिति क्या है।
प्राणियों को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके बाद हमारा अगला है, इसी का अथवा में ऑर्थोपोडा संघ के लक्षण लिखिए। दोस्तों यदि ये जो प्रश्न नहीं आए जो मैं बता रहा हूं तो आप वीडियो में आकर बाद में कुछ भी बोल सकते हैं, मुझसे कुछ भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, हम बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यही प्रश्न आने हैं। अब जिसको मुझ पर विश्वास होगा वो याद कर ले, और नहीं करता है याद तो वो जाकर फेक पेपर कहीं और से पढ़ ले, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा संघ के लक्षण लिखिए। इनके सिर पर नेत्र पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनके सिर पर नेत्र पाए जाते हैं, और इन प्राणियों का शरीर कोमल खंडहीन तथा बेलनाकार होता है। और तीसरा है, इस संघ के प्राणी जली और छोटे कृमि के समान होते हैं। उसके बाद है, जड़ के कार्य लिखिए। जड़ के कार्य सबसे पहले देखिए, यह पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। जड़ है जो पौधों को भूमि में स्थिर रखती है, और कुछ जड़ें अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, जैसे गाजर, मूली और आदि। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य लिखिए। जाइलम के कार्य लिखना है और फ्लोएम के कार्य लिखना है। मैं आपको बता दूं प्रश्न आएगा जाइलम के कार्य और फ्लोएम के कार्य, प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो जाइलम होता है वह जाइलम तक का कार्य होता है जड़ों से लेकर संपूर्ण वृक्ष में पानी को पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को संपूर्ण वृक्ष में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य भोजन को संपूर्ण वृक्ष में पहुंचाना, पत्तियों से लेकर के संपूर्ण वृक्ष में पहुंचाना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला आता है अपना, कोलेनकाइमा ऊतक के कार्य। कोलेनकाइमा जो ऊतक है उसके कार्य लिखिए, इसी का अथवा में है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होते तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। ये पौधों के वृद्धि को भागों जैसे शेषा, तना, पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो कोशिका सजीवों के शरीर की वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और जनन का सामर्थ्य रखती है, और यह छोटे से छोटे पदार्थ का एक संगठित रूप है, और कोशिका पाई जाती है छोटे छोटे पदार्थ में, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है, कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका भित्ति के दो कार्य लिखना है। तो कोशिका को आकृति प्रदान करना, मतलब कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को आकृति प्रदान करती है, और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। और इसी के अथवा में एक दिया हुआ है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रश्न है वो दूसरे सेट में दिया हुआ है डी वाले में, तो आपको लिखना माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। तो आपको इस प्रश्न को लेना है, और आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, बहुत ही सरल आंसर है इसका। आंसर बहुत सरल, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य भी आपको करना है। कोई तो इसी के अथवा में दिया है, दूसरे सेट में है लेकिन वो, और मैं सेट आपको इसलिए डायरेक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि ये लफड़ा बन सकता है, पूरी तरह से लफड़ा बन जाएगा यदि वार्षिक परीक्षा के डायरेक्ट बता दिए हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जितने भी जी अभी यूट्यूबर बता रहे हैं पेपर, ये जो रियल बता रहा सामने करके, वो पीछे के प्रश्न उठाए हुए प्रश्न है। आप अपनी गाइड में जाकर देख लेना एक बार, और उस पर साफ साफ लिखा होता है कि ये प्रश्न फलानी जगह पर मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न वो तुरंत आंसर ढूंढकर आपको बता रहे हैं और आपको मूर्ख बना रहे हैं, और वैसे आप कई सारे कुछ चालू लोग हैं वो मूर्ख बन भी रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको ऐसे चक्कर में नहीं करना है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। जंतुओं में कुछ दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का महत्व, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, मतलब कमेंट में आप आंसर लिखिए, मैं सभी का आंसर पढ़ूंगा और पिन भी करूंगा, ठीक है। मैं सभी का आंसर दोस्तों वीडियो में अच्छे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर पढ़ूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी फनी और मस्त कमेंट करेगा हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करेंगे विद कमेंट के साथ। दोस्तों मैं नाम अनाउंस इसलिए करना स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि एक यूट्यूबर की वीडियो में हर कोई आना चाहता है। कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। जंतुओं में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे हृदय कोशिका, और कुछ कोशिकाएं बहुत कम विभाजित होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इस निष्क्रिय अवस्था को कोशिका चक्र की प्रशांत अवस्था कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कोशी केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में
केंद्रकों में क्या लिखा है दोस्तों, संपृथकन होता है जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। उसके बाद ब्लैकमैन का सीमांककारी मतलब सिद्धांत लिखिए। जब किसी प्रक्रिया की दर अनेक स्वतंत्र कारकों द्वारा नियंत्रित होती है तब उस प्रक्रिया की दर सबसे कम मात्रा को उपस्थित कारक से नियंत्रित होती है दोस्तों। और एक सेट में मतलब जो डी है उस वाले में दिया हुआ इसी के अथवा में, उसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों कि वो ऑक्सीकरण की खोज कैसे हुई, तो वो वाला आपको क्या लेना है, सेट डी वाले में आएगा ऑक्सीकरण की खोज कैसे हुई, तो वो है यहाँ पर। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में उस डी वाले के भी सभी क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों को मतलब अपने सभी मित्रों को वीडियो में को शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद किंडमैन क्रिया किसे कहते हैं। किंडमैन अनोक्सी शोषण के समरूप एक ऐसी क्रिया है जिससे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से विघटन होता है। उसके बाद एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर लिखना है आपको, तो आप देख सकते हैं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक सहारा में अंतर। इनमें पेरिसाइकिल से सिर्फ पार्श्व मूलों का निर्माण होता है, लेकिन इसमें स्तर की कोशिका पार्श्व मूल और द्वितीयक विभज्यों तक का निर्माण होता है। उसके बाद आप चौथा देख सकते हैं पूर्ण विकसित होता है। जो एक बीजपत्री जड़ें होती हैं, एक पित्त पूर्ण विकसित होती है और एक पित्त अल्प विकसित होती है, मतलब अनुपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद जड़ों में इनमें संवहन आप देख सकते हैं, इनकी संख्या हमेशा 6 से अधिक होती है, आप इतना लिख सकते हैं, और इनकी संख्या 6 से के बीच में 2 या 6 के बीच में मतलब कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 सेट है 2 प्रकार के, तो आपको 2 सेट में से आपको एक लिखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री पौधों में दोस्तों एक ही पार्ट से आप बोल सकते हैं 2 प्रश्न कैसे लिए, तो वो क्या है कि दोनों सेटों में अलग अलग प्रश्न आए हैं, एक ही पार्ट में से मैंने दोनों प्रश्नों को उठाकर उचित समझा, मतलब मैंने दोनों प्रश्नों को उठाकर उचित समझा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जड़ों में समान पूलक संख्या 7 से अधिक होती है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में समान पूलक संख्या 7 से कम होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और इनकी पत्तियों में जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद इनके बीजों में भी इनमें भ्रूणपोष नहीं, ये भ्रूणपोषी होती है और ये आप भ्रूणपोषी होती है। आप इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन इन सभी का अच्छे से याद कर लेना होगा और आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा महान वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो दोनों सेट में पाया गया है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में कोई 3 अंतर, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दोनों सेटों में आ रहा है और सभी सेटों में ये आएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर। चलिए देखते हैं। जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड यानी कोऑर्डिनेट्स पाया जाता है, लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद है इसका हम चौथा देखते हैं, हृदय अधर तल पर पाया जाता है कोऑर्डिनेट में, लेकिन हृदय पृष्ठ तल पर पाया जाता है। उसके बाद हम छठवां देखते हैं एकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है कोऑर्डिनेट में, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट में एकृत निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है, मतलब इसका अभाव होता है। और इसमें आपको कोई 3 पूछ गए तो आप 4 बड़े ही प्रेम से कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण। तो ये जो आपको याद होगा कि आपकी शायद वार्षिक परीक्षा मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कर्ण पल्लव पाए जाते हैं स्तनियों में, और स्तनियों की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। स्तनीय मतलब मनुष्य भी है, तो मनुष्य को ध्यान में रखते हुए आप इसमें लिख सकते हैं जैसे मनुष्य में एक विकसित मस्तिष्क पाया जाता है, तो अपन स्तनी वर्ग की कहलाते हैं, मतलब ठीक है। अपन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसे मानव में कर्ण पाए जाते हैं, मानव की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, मतलब स्तनियों की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, एक ही बात है। उसके बाद है सोलनेसी कुल की मुख्य लक्षण लिखना है दोस्तों। सोलनेसी कुल के मुख्य लक्षण, सोलनेसी कुल के 3 लक्षण लिख सकते हैं आप। इसमें पुष्पक्रम एक शाखी अथवा द्विशाखी ससीमाक्षी का होता है। इनमें 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। इनमें पादप, इनमें पुष्प सहपत्री या असहपत्री होता है और फल जैसे सरस बेरी। उसके बाद एक बीजपत्री तना और का तना में अंतर आप देख सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। बाद में अभी आप देख सकते हैं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने में अंतर कोई 3 ही करना है, आप देख सकते हैं। पहला है बाह्य त्वचा पर रोम अनुपस्थित होते हैं, लेकिन बाह्य त्वचा पर बहुकोशीय रोम उपस्थित होते हैं। उसके बाद है संवहन पूल कॉन्जुवेंट्स कोलेटरल तथा बंद प्रकार के होते हैं, लेकिन संवहन पूल कॉन्जुवेंट कोलेटरल तथा खुले प्रकार के होते हैं। इसी के एक और दिया है संवहन पूलों को घेरे हुए स्क्लेरेन काइमा
कि एक परत बंडल शीत होती है, लेकिन जो द्विबीज पत्र कितना होता है, इसमें यह परत अनुपस्थित होती है। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसकी कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं म्यूटोमेरिक अम्ल और म्यूकोपेटाइड की बनी होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज या फिर आपकी पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, मतलब उपस्थित होती है। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें गोल्गी का अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें गोल्गी का उपस्थित होता है। उसके बाद हमारा अगला है समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो दोस्तों एक ही पार्ट इसलिए हम ले रहे हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये दोनों एक ही पार्ट के प्रश्न है, क्योंकि दोनों सेटों में एक ही पार्ट से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको मैंने दोनों सेटों के इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन बताए हैं। आपको वीडियो को दिल थाम के एंड तक देखना है, आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी हम गारंटी पहले ही ले चुके हैं। उसके बाद समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार का विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन इस पर अर्धसूत्री विभाजन है जनन कोशिकाओं में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा, इसमें एक विभाजन होता है, लेकिन दूसरा इसमें दो सह विभाजन होते हैं। सह मतलब दो बराबर विभाजन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है कौन, समसूत्री विभाजन। और जो अर्धसूत्री विभाजन है, इस प्रकार विभाजन के पश्चात 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद चौथा है, इसमें आनुवांशिकी के नए संयोग बनते हैं, लेकिन चौथा है जो इसमें आनुवांशिकी के नए संयोग नहीं बनते हैं। उसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में प्रारंभिक चरण एक जैसे होते हैं, जिससे ग्लूकोज के टूटने पारुर्विक अम्ल बनता है। यह क्रिया ही ग्लाइकोलिसिस कहलाती है और यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कितना आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने ही लिखा है दोस्तों। उसके बाद है ऑक्सिन हार्मोन की 3 कार्य लिखिए। तो कोशिकाओं के द्विग्रहण को प्रेरित करता है, अनिषेक फलित फलों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये है जो है आम के बगीचों में कच्चे फलों को झड़ने से रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन गैसों O2 व CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार होता है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही तो आप अपने मोबाइल की वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और ये बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। और यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस कारण वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और वायु फुसफुस के भीतर हो जाती है, और वायु फुसफुस के भीतर चली जाती है, वह विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर सारे शरीर को CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस व कैफ चक्र में अंतर। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपकी एक सेट में आया है, लेकिन सी वाले सेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके में दूसरा मिलेगा। लेकिन आपको कोई भी हो आप, लेकिन इन्हीं प्रश्न को करना है, रियल पेपर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस व कैफ चक्र में अंतर। तो जो आप देख सकते हैं इसका आंसर, यह क्रिया ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में होती है, लेकिन जो कैफ चक्र होता है यह क्रिया केवल अनॉक्सी श्वसन में होती है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कैफ चक्र में इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद तीसरा, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कैफ चक्र में यह क्रिया एक चक्रीय पथ में संपन्न होती है। चौथा दिया है, यह क्रिया रेखीय पथ में होती है, लेकिन यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होती है। उसके बाद आखिरी दिया हुआ, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद चौथा है, इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए के पूर्ण विखंडन से CO2 एवं जल का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में अंतर। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यह श्वसन, लेकिन अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होता है।
उसके बाद तीसरा है ऑक्सी शोषण में ऑक्सीकरण के पश्चात CO2 एवं जल बनता है, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण के पश्चात CO2 एवं कोई अन्य कार्बनिक अम्ल कुछ नहीं बनता है। तीसरा है ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद पांचवा है क्रिया जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आप देख सकते बिल्कुल आंसर सही आंसर है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर है। दोस्तों आप मेरे सब्सक्राइबर में आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर देने का पूरा कष्ट कर सकता हूं। यहाँ से आप देख सकते हैं रक्त लसिका में कोई 4 अंतर लिखिए। रक्त और लसिका, यह लाल रंग का द्रव होता है दोस्तों, लेकिन जो लसिका होती है वह रंगहीन होती है, उसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे पारदर्शी द्रव है, मतलब ये रंगहीन पारदर्शी द्रव है, लेकिन ग्लोबिन होता है। जो रक्त की आरबीसी होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स, उसमें ग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है लसिका में। और उसके बाद रक्त इसका प्रवाह बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। रक्त हमारे शरीर में बहुत ही तेज गति से गति करता है। उसके बाद है इसका प्रवाह बहुत धीमा होता है। यह हृदय में धमनियों शिराओं में प्रवाहित होते हुए पुनः हृदय में पहुंच जाता है। बाहुकोशिकीय स्थानों से लसिका कोशिकाओं एवं वाहिकाओं में प्रवाहित होते हुए ग्रीवा के निचले भाग में पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों C3 तथा C4 पौधों में 5 अंतर आपको करने हैं, तो आप देख सकते पूरे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, आपको देखना है इसमें। अब इसमें आपको 5 करना है, तो मैं आपको कुछ आसान सरल से आपको बता देना, आपकी पसंद के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे क्रेंज एनाटोमी इसमें अनुपस्थित होती है, लेकिन इसमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद है इसमें केल्विन चक्र मीसोफल में होता है, लेकिन इसमें बंडल शीत कोशिकाओं में केल्विन चक्र होता है। तीसरा दिया हुआ है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश शोषण नहीं होता है। उसके बाद चौथा, ये पौधे सामान्य वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं, लेकिन ये पौधे उच्च तापक्रम, तीव्र प्रकाश तथा कम पानी की स्थिति में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उसके बाद है C3 पथ में CO2 का स्थलीकरण केवल एक बार होता है, लेकिन इसमें 2 बार होता है, एक बार मीसोफल कोशिकाओं में तथा दूसरी बार बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर दोस्तों, ये जो आपको 5 दिए हुए हैं और इसमें से आपको 5 ही पूरे करना है। इसको मैं बोलकर नहीं सुनाऊंगा, इसे आपको पहले ही याद होना चाहिए। उसके बाद पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो पादप कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है, कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन इसमें छोटे आकार की रिक्तिका पाई जाती है बहुत सारी। लेकिन उसके बाद तीसरा है इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा है इन कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये जो हमारे प्रश्न है सभी कंप्लीट होते हैं। हम इसके बाद एक सेट और डालेंगे, एक वीडियो हमारी फाइनली पहले वीडियो डाल चुकी है, आप को मुझे पूरा विश्वास था, आपने उसे यकीन के साथ पा लिया होगा। अब इस वीडियो की मतलब ये जो वीडियो है इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको वीडियो अभी तक देखते आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।